हेलो गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सारे बैचेस और कोर्स में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी, तो बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है AGRI10 इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। और आज हम बात करेंगे 6 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कमेंट सेक्शन में पिन मैसेज किया हुआ मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर हैं। उसके अलावा 10 सेक्शन है जो कि AFO मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, मिनिस्टर सेड वांट रिपील लॉ, गो टू सुप्रीम कोर्ट, फार्मर्स आफ्टर मीट। तो यहाँ पर फार्मर ने बोला है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लॉ है, एग्रीकल्चर लॉ हैं जो पारित किए गए थे सितंबर मंथ में, उनको वापस नहीं किया जाएगा, रिपील नहीं किया जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कहना है एक एग्रीकल्चर में जो आपके यूनियन है उनमें से एक लीडर का। तो जानेंगे ये किसने ये बात कही है। और उनका कहना है कि अभी जो हाल ही में मीटिंग हुई थी, इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जो फार्म बिल हैं वो रिपील नहीं होंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो डिटेल में लेंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन और जानेंगे अभी तक मीटिंग्स में क्या क्या हुआ है और आने वाली मीटिंग कब की शेड्यूल है। सारी इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में आने वाली स्लाइड में आपको मिलने वाली है। सेकंड बात करेंगे, उत्तराखंड एम्स टू सर्टिफाई 31% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एज ऑर्गेनिक इन 2021। तो यहाँ पर यूके के मिनिस्टर, उत्तराखंड के मिनिस्टर का कहना है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का इस बार टारगेट है, एम है कि वो 31% एग्रीकल्चर लैंड को यहाँ पर एज ए ऑर्गेनिक कन्वर्ट करना चाहती है, जो कि 31% टारगेट किया गया है। अभी जानेंगे कि करेंटली में कितने परसेंट एग्रीकल्चर लैंड एज ए ऑर्गेनिक है उत्तराखंड में। और हम ये भी जानेंगे कि अभी हाल ही में एक रैंकिंग आई थी, एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें नंबर 1 कंट्री कौन है ऑर्गेनिक फार्मिंग में या फिर एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इंडिया का नंबर कौन सा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस आने वाली स्लाइड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो UPPSC हो, IBPS या फिर मेंस हो, वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग उससे। आगे बात करेंगे और आज का जो इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वाले सेक्शन को आप जरूर देखना, जिसमें हम ईयर एंड रिव्यू 2020 देख रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से लेटेस्ट और रीसेंट रिपोर्ट जारी की गई है, जहां पर ऐसा डेटा आपको मिलेगा जो कि बिल्कुल आज तक का है। एक तरह से सोच के चलो तो आज तक का जो डेटा है, चाहे वो आउटले की बात हो, ठीक है, या फिर किसी को बेनिफिट की बात है, चाहे फार्मर को बेनिफिट हुआ या गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ, तो आपको रीसेंट डेटा मिलेगा बिल्कुल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वाले सेक्शन को आप मेरी सिफारिश पे जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, मिनिस्टर सेड वांट रिपील लॉ, गो टू सुप्रीम कोर्ट, फार्मर आफ्टर मीट। तो जानते हैं ये बात किसने कही है। तो यहाँ पर है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर,
क्लियरली सेड दैट द लॉ विल नॉट बी रिपील्ड। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो लॉ हैं उनको रिपील्ड नहीं किया जाएगा। टोल्ड अस टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिपील ऑफ द लॉ। अगर आप कृषि कानून को वापस कराना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये बात कही है शरवण सिंह पंधेर ने, जो कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के एक मेंबर हैं। उन्होंने यहाँ पे बोला है मीटिंग के बाद, जो मीटिंग हुई थी उसके बाद यहाँ पर इन किसान के जो बोल सकते हो कमेटी के जो मेंबर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो कृषि मंत्री हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कृषि कानून पारित हो चुके हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा, रद्द नहीं किया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि अब 8 जनवरी को नेक्स्ट मीटिंग होनी है फार्मर्स यूनियन की और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव की। यहाँ पर ये सारी चीज़ें और ये जो कमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी मायने रखता है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। 8 जनवरी को आपको अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो वी अर्ज द यूथ ऑफ पंजाब टू प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग हॉल, वी विल टेक आउट अ बिग प्रोसेसन ऑन रिपब्लिक डे। तो यहाँ पर सरवन सिंह पंधेर ने ये बात कही है कि हम पंजाब के यूथ को आमंत्रित करते हैं वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें। और यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि रिपब्लिक डे पे एक जुलूस निकालेंगे जो कि एक तरह का विरोध प्रदर्शन होगा जो कृषि बिल पास हुए हैं उसके विरोध में। जैसा कि आपको पता है अभी ट्रैक्टर मार्च होना था आज 6 जनवरी को, लेकिन मौसम के कारण मौसम बहुत ख़राब है वहाँ पे, तो अब इसको 7 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उसके बाद बहुत सारे इनके प्रोग्राम है। 26 को यहाँ पर परेड होगी जो कि ट्रैक्टर परेड होगी, तो ये भी काफ़ी मायने रखने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्री मंत्रा चैनल पर मिलती रहेगी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर है द टू साइड हैव एग्रीड टू मीट अगेन ऑन जनवरी 8। तो 8 जनवरी को अब दोनों साइड मतलब गवर्नमेंट साइड और फार्मर यूनियन साइड मिलने को तैयार हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इनविटेशन है वो फार्मर्स यूनियन ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखते हैं 8 जनवरी को क्या होता है। आगे यहाँ पर यही किसान यूनियन की तरफ से बोला गया है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दौरान अगर 8 जनवरी को सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो 26 जनवरी के दिन हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, जिसके लिए हमने कई लाख ट्रैक्टर्स को, कई करोड़ फार्मर्स को इनवाइट किया है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली। आगे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पे 26 नवंबर से, नवंबर को जाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, तब से कंटिन्यू किसान इस भीषण ठंड में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है, ऐसी कंडीशन में भी फार्मर कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कृषि बिल जो पारित हुए हैं उनको रिपील कराने के लिए वो यहाँ पर कंटिन्यू लड़ रहे हैं सरकार से। लेकिन अभी तक टोटल 4 इशू थे, 4 में से 2 इशू पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजी हो गई है। बाकी जो मेन इशू है, एक एमएसपी पे गारंटी या बोल सकते हैं एमएसपी पे कानून, और सेकंड इशू है वो है तीनों कृषि बिल को रिपील करना, जिसके लिए सरकार अभी राजी होती हुई नहीं दिख रही है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो वो था रिलायंस इंडस्ट्री आरआईएल ने बोला है कि उसका कोई प्लान नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एंटर होने का, और ना ही वो किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को खरीदेगी। ठीक है, ना वो किसी ज़मीन को खरीदेगी और ना ही उसका प्लान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एंटर होने का। ये यहाँ पर बात की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। कई बार ये बातें हो रही थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर कोई ना कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप है इन चीज़ों में, लेकिन उन्होंने क्लियर बोला है कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का और ना ही किसानों की ज़मीन को खरीदने का। ये स्टेटमेंट ऑफिशियली आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। आगे बात करेंगे तो जो बिल है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 14 सितंबर 2020 को। मैं आपको बता दूं 5 जून 2020 को यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस लाया गया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सत्र जो है वो नहीं चल रहे थे संसद के, तो उस टाइम पे इन बिल्स को लाया गया। 14 सितंबर को यहाँ पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया इन बिल को। देन 17 सितंबर 2020 को ये बिल लोकसभा से पास हुए। जो दोनों मेन बिल हैं वो लोकसभा से पास हुए। उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने रिज़ाइन किया फार्मर के सपोर्ट के लिए और कृषि बिल कानून जो हैं उनके विरोध में। ठीक है, और फाइनली
राज्यसभा से ये बिल पास हुए 20 सितंबर 2020 को, और 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी का यहाँ पे मंजूरी मिल गई इन बिल्स को, और वो विधेयक के रूप में पारित हो गए ऑल ओवर दी इंडिया। तो ये सिनेरियो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी टाइम से खिंचा चला आ रहा है और ये ऐसा मुद्दा बन चुका है जो अब बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन ही कभी न तो किसानों को दिख रहा है और ना अभी सरकार को दिख रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, डेली अपडेट पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो। अब बात करेंगे उत्तराखंड एम टू सर्टिफाई 31% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एज ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे टोटल लैंड का 31% एग्रीकल्चर लैंड को ऑर्गेनिक बनाने की बात की जा रही है 2021 के एंड तक। ये कहना है उत्तराखंड के एक मिनिस्टर का। यहाँ पे बात करेंगे द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज टारगेट टू सर्टिफाई 31% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड एज ऑर्गेनिक इन 2021। तो यहाँ पर एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो एरिया यूज हो रहा है उत्तराखंड का उसको बढ़ाने के लिए 2021 के एंड तक 31% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। ये टारगेट सेट किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे बात आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो टारगेट सेट किया गया, ये किया गया है एक सेमिनार के दौरान, जो सेमिनार कराया गया था नाबार्ड के द्वारा, जिसका टॉपिक था स्टेट फोकस पेपर 21-22। मतलब है कि स्टेट फोकस पेपर 2021-22 का एक सेमिनार था जिसको नाबार्ड ने हेल्ड कराया, और जिसका थीम था कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम। तो फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट किया जाए, एक क्लस्टर बनाया जाए, ताकि फार्मर की इनकम को बूस्ट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। जैसे कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है 2022 तक किसानों की आय को डबल करना है। तो देखते हैं पॉसिबल होता है या नहीं होता है, इतना आपको याद रखना है। अभी तक प्रेजेंट कंडीशन की बात करेंगे तो 23% ओवरऑल जो एरिया है उत्तराखंड में उसका 23% एज ए ऑर्गेनिक कन्वर्ट किया गया है। अभी टारगेट कितना है 31% करने का, जिससे जो एरिया है अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग वो बढ़ सकेगा। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझनी चाहिए कि उत्तराखंड विच इज़ ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव एन एक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बिल पारित करने वाला, एक्ट लाने वाला भारत का पहला स्टेट है उत्तराखंड। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का कौन सा स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बिल लेके आया है, जिसके पास एक्ट है, तो वो है उत्तराखंड। और आगे एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि 40% ऑफ द कंट्रीज टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बीइंग डन इन उत्तराखंड। तो यहाँ पर ओवरऑल जो कंट्री का ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है उस ओवरऑल का 40% जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो अकेले उत्तराखंड में होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे क्रेडिट प्रोजेक्शन की। तो उत्तराखंड को नाबार्ड की तरफ से जो क्रेडिट प्रोजेक्शन है वो कितना है, तो 2021 के लिए यहाँ पे सेट किया गया है 27,160.16 करोड़, जो कि 2020-21 में कितना था, केवल 24,656.53 करोड़। तो यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। इस बार का जो क्रेडिट प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो इसकी हेल्प से ये कोशिश की जा रही है कि इस बार जो एरिया है टोटल एग्रीकल्चर लैंड है उसका 31% जो टारगेट है उसको 2021 के एंड तक अचीव कर लिया जाएगा, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है उत्तराखंड स्टेट में वो बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है इंडिया रैंक फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट के जरिए इंडिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है कंट्रीज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मर की गिनती के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो भारत का पहला रैंक है। अगर हम देखेंगे एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग एरिया के अंडर अगर हम बात करेंगे तो भारत का वर्ल्ड में 9th नंबर आता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मर्स की कंडीशन से देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक फार्मर इंडिया का जो रैंक है वो फर्स्ट है। एक और इम्पोर्टेंट, सिक्किम बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिकम फुली ऑर्गेनिक। तो भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है सिक्किम जो कि फुली ऑर्गेनिक है, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया गया है ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा को भी आगे कोशिश की जा रही है कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट बनाया जाए, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि 2016 में
सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया जा चुका है, जो कि फुली ऑर्गेनिक है, ठीक है, पार्सली नहीं है, यहाँ पे फुली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेशन हो गया। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला तो आपका यही आ जाएगा, कितना टारगेट सेट किया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कितना एरिया यहाँ पे है टोटल का, तो 40% यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। फिर पहला स्टेट है उत्तराखंड कंट्री का जिसने एक्ट पारित किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा कि इंडिया की फर्स्ट रैंक है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर में, और 9th रैंक है एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और कौन सा स्टेट है जो फुली ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया जा चुका है, तो वो है सिक्किम। किस ईयर में किया गया था, तो 2016 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे और आपको पता होने भी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं ईयर एंड रिव्यू 2020 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस सेशन को जरूर देखना। यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे प्रमोशन ऑफ एफपीओ। अभी तक हमने कई सारी स्कीम्स के बारे में ओवरव्यू रिव्यू लिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। आज हम बात करेंगे कि एफपीओ, ठीक है। तो यहाँ पर एफपीओ की बात करेंगे तो एफपीओ में जो फॉर्मेशन एंड प्रमोशन अनाउंस किया गया था वो किया गया था यहाँ पर 29 फरवरी 2020 को, जहाँ पर 10,000 एफपीओज को ओपन किया जाना है, उनको प्रमोट किया जाना है। उसकी गाइडलाइन लॉन्च की गई यहाँ पे, जिसके लिए टोटल जो बजट रखा गया है, तो बजट का जो प्रोविज़न है वो है 6,865 करोड़, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रमोशन ऑफ एफपीओ के प्रमोशन के लिए टोटल बजट कितना रखा गया है, तो आपका आंसर होगा 6,865 करोड़। लॉन्च किया गया था इसको 29 फरवरी 2020 को। तो यहाँ से हमारे 3 फैक्ट तैयार हो गए। अब बात करेंगे इस स्कीम के अंडर में 10,000 एफपीओ को पूरे कंट्री के अंदर बनाया जाना है 5 सालों में, ठीक है। यहाँ पे जो टारगेट सेट किया गया है, तो 5 सालों के अंदर मतलब 2023-24 तक 10,000 एफपीओ लॉन्च होंगे, उनको सेटअप किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 साल के लिए एक सपोर्ट दिया जाएगा, एक टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा जो कि 2027-28 तक चलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि टोटल यहाँ पर अगर हम ओवरऑल टाइम की बात करेंगे तो ये अभी से स्टार्ट होगा 2020-21 से, और ये आपका चलेगा कब तक चलेगा, 2027-28 तक चलेगा। तो ये आपका टोटल अगर हम बात करेंगे तो 5 ईयर ए और 5 ईयर ए, तो टोटल यहाँ पर आपका हो गया 10 ईयर्स का यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिसाइड किया गया है, जिसमें बात करेंगे तो 5 साल में सेटअप होंगे, फिर एक्स्ट्रा 5 साल यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उन एफपीओस को। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अभी तक 2020-21 की अगर हम बात करेंगे तो एफपीओ के प्रमोशन के लिए, ठीक है, उनके फॉर्मेशन के लिए, सेटअप करने के लिए 40.16 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन किए जा चुके हैं, रिलीज किए जा चुके हैं। ये आपको याद रखना है। टोटल यहाँ पर है 6,865, जिसमें से 40.16 करोड़ रुपए रिलीज हो चुके हैं। ये बिल्कुल रीसेंट डेटा है, आज तक का ये डेटा है। अगर क्वेश्चन आता है तो इजीली आप कर पाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ और ऑथेंटिकेट डेटा प्रोवाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है नेशनल बी एंड हनी मिशन। तो यहाँ पर नेशनल हनी मिशन की बात करेंगे जिसको लॉन्च किया गया था 2020 में। डेट की बात करेंगे तो 13 फेब 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, मतलब 13 फरवरी 2020 को नेशनल हनी मिशन या नेशनल बी एंड हनी मिशन को लॉन्च किया गया था। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, जिसमें 500 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है 2020-21 से 2022-23 के लिए, ठीक है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि 3 सालों के लिए 500 करोड़ का जो बजट एलोकेट किया गया है, या फिर हम इसका आउटले बोल सकते हैं, इतना व्यय होना है इस मिशन के लिए। और यहाँ पे डेट मैंने आपको बता दी, 13 फरवरी 2020 को इसको लॉन्च किया गया। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो यहाँ पर दिसंबर 2020 के लिए थी 100 करोड़। तो यहाँ पर स्पेशली दिसंबर 2020 के लिए 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। बाकी टोटल बात करेंगे तो 500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए 2020-21 से 2022-23 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से बजट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, तो ईजिली आप कर पाएंगे कि नेशनल हनी मिशन के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया। आपका आंसर होगा 500। कब तक के लिए किया गया, 2020-21 से 2022-23, और यहाँ पे 100 करोड़ रुपए दिसंबर 2020 में रिलीज किए जा चुके हैं। इतना आपको पता रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ई नाम। तो ई नाम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो उसकी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती आई है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसको लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल 2016 में इसको लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो टोटल हो गए 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अभी तक ई नाम प्लेटफॉर्म ऑपरेशन में है, जिसमें टोटल यहाँ पर 1000 मार्केट हैं, मतलब 1000 ई मंडीज हैं, जिसमें से मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। टोटल यहाँ पे 1000 मंडीज हैं, ई मंडी जिसको बोल सकते हैं हम, जिसमें से पहले फेज़ की अगर हम बात करेंगे तो 585 मंडीज़ यहाँ पे ऑन बोर्ड आई, ठीक है, ई मंडी। उसके बाद दूसरे फेज़ में यहाँ पे आई 450 ई मंडी। टोटल यहाँ पे 1000 मंडी हैं जो कि ऑन बोर्ड हैं ई नाम प्लेटफॉर्म पे, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक 1.6 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके साथ साथ 1.52 लाख ट्रेडर्स भी, मतलब किसान भी जुड़ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके साथ साथ ट्रेडर मतलब जो व्यापारी हैं जिनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदना होता है वो भी यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे। टोटल अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो 3.94 करोड़ मेट्रिक टन जो वॉल्यूम है प्रोड्यूस का, ठीक है, वो ट्रेंड हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पे। मतलब है कि जिसकी ट्रेडिंग हो चुकी है, कहने का मतलब है कि 3.94 करोड़ मेट्रिक टन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा या खरीदा जा चुका है इस प्लेटफॉर्म से, जिससे जो टोटल वैल्यू अर्न हुई है वो हुई है 1.15 लाख करोड़। तो इतने लाख करोड़ का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ई नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर अगर केवल स्टेट बोलता है तो आपको 18 देना है, अगर केवल यूटी तो 3, और अगर दोनों बोलता है कि कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ई नाम प्लेटफॉर्म ऑपरेशन में है तो वो आपका होगा 21 में आपके 18 स्टेट हैं और यहाँ पे बात करेंगे तो 3 आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, टोटल हो जाते हैं 21। तो उम्मीद करते हैं इन तीनों के बारे में, एफपीओ के बारे में, हनी मिशन के बारे में और इनाम के बारे में डिटेल नॉलेज आपको मिली होगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। काफ़ी स्टूडेंट ने गलत आंसर किया इस क्वेश्चन का, तो आपको बता दूं इस स्कीम को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी ने लॉन्च किया था। इस स्कीम का उद्देश्य है कि जिन किसानों ने इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल का कनेक्शन कराया है तो उसका जो बिल आएगा वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट किसानों के खाते में डालेगी, फिर किसान उस बिल को पे कर सकता है, उसका भुगतान कर सकता है, जिससे फार्मर को थोड़ा सा इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाए और उस पर लोड ना आए। तो ये स्कीम आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इज सेटअप इन विच स्टेट। तो आपको बताना है कि भारत का पहला फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पर सेटअप किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपका आंसर आता होगा। अगर आप कंटिन्यू हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे वीडियोस को डेली देखते हैं तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।